प्राइम फैक्टर मतलब वो जो फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर समझते हैं? अरे ऐसे नंबर जिनका सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। 140 को आपने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये आपके प्राइम नंबर्स। इन दोनों नंबर के अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो जब किसी नंबर के चार फैक्टर तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, एक फैक्टर 1, एक फैक्टर वो खुद वो नंबर, एक फैक्टर 13, एक फैक्टर 78, तो वो नंबर कंपोज नंबर ही तो होगा। हाय, क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे यार। तो एक नई सीरीज की शुरुआत जहां पर हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। ताकि देखो यार, ये सीरीज क्यों स्टार्ट करी गई है, ताकि आप लोग इधर उधर नहीं भटके कि यार एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा, गूगल पे सर्च कर लेता हूं, यूट्यूब पे सर्च कर लेता हूं, या फिर इस बुक में ढूंढ लेता हूं, उस बुक में ढूंढ लेता हूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो में आपको पर चैप्टर सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं रियल नंबर्स लेकर आया हूं, तो रियल नंबर्स के सारे क्वेश्चंस जो आपके नए एनसीईआरटी में है सबका मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, पर क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर करके जाऊं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर करके जाऊंगा। चलिए, तो वेलकम 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 एवरीवन टू द उड़ान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से है वो आप कहिएगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के रियल नंबर्स का सॉल्यूशन। तो बेसिकली रियल नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ दो एक्सरसाइजेस हैं। पुरानी वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो और भी एक्सरसाइजेस थी, पर फिलहाल मोटा मोटा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो एक्सरसाइजेस है और बहुत ही आसान सा चैप्टर रियल नंबर्स। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 के हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आराम से रीड करिए। एक्सप्रेस ईच नंबर। देखो यार, मैथ्स मुझे नहीं पता आप कहां से पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, पर एक चीज एडवाइस करूंगा, प्लीज आराम से रीड करने की कोशिश करा करो और हमेशा ट्राई करा करो यार। इतना दो काम कर लिया ना, हर क्वेश्चन में हर चैप्टर में आपको बनेगा, आप बेहतर होते चले जाओगे। आराम से रीड करेंगे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ये आपके एनसीईआरटी का पहला सवाल का पहला पार्ट है। तो भैया आपको नंबर दिया हुआ है 140, आपको इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। प्राइम फैक्टर, अच्छा फैक्टर हम लोग समझते हैं ऐसे नंबर्स जो इस नंबर को डिवाइड कर देंगे, ऐसे नंबर्स को हम लोग इस नंबर का फैक्टर कहेंगे। ऐसे नंबर्स जो इस नंबर को डिवाइड कर देंगे, ऐसे नंबर्स को हम 140 का फैक्टर कहेंगे। जैसे कि 1 की टेबल में 140 आएगा, 1 140 को डिवाइड कर देता है, इसलिए 1 140 का फैक्टर है। 2 भी 140 का फैक्टर है, क्यों? क्योंकि 2 की टेबल में भी 140 आता है। 7 भी 140 का फैक्टर है, क्योंकि 7 की टेबल में भी 140 आता है। समझ में आया? तो ऐसे नंबर्स जो 140 को डिवाइड कर दें वो 140 के फैक्टर कहलाते हैं। पर हमें यहां पे प्राइम फैक्टर का मतलब क्या? प्राइम फैक्टर मतलब वो जो फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर समझते हैं? अरे ऐसे नंबर जिनका सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर लेता हूं 5, तो 5 के दो ही फैक्टर्स हैं, एक होता है 1, एक होता है 5। 7 की बात करूं तो 7 के भी दो फैक्टर्स हैं, एक होता है 1, एक होता है 7। अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो 4 के फैक्टर, अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो 4 का एक फैक्टर होता है 1, एक फैक्टर होता है 2, एक फैक्टर होता है 4। तो 4 के 3 फैक्टर्स हैं। ऐसे नंबर्स इनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, उनको मैं प्राइम नंबर्स बोलता हूं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को दोस्तों दो वर्ड का मतलब क्लियर कर दिया, प्राइम का और फैक्टर का। अब क्या बोला? इस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखने का मतलब क्या? प्राइम फैक्टर होना चाहिए, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। जो भी इसका फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए, और उन्हीं नंबर्स की मदद से हमको उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। सर कैसे करेंगे ये बताओ? कहानी पूरी बता दी आपने। आदत सी है दोस्तों बेसिक बताने के लिए। ऐसा कुछ करा क्या? 2 की टेबल में 140 आता है, बिल्कुल लास्ट में 0, 2 की टेबल में आएगा तो 2 7 14। अब यहां पे एक और बात याद रखिएगा, 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो आप 14 देखोगे। अगर आप दो नंबर साथ में देख रहे हो तो आपको यहां पे 0 लगाना पड़ेगा। समझ में? अगर आप दो नंबर साथ में देख रहे हैं तो आपको यहां पे 0 लगाना पड़ेगा, पर स्टार्टिंग में 0 लगाने का कोई मतलब नहीं होता, तो आप 0 नहीं भी लगाएंगे चलेगा। तो ये 2 7 14, 2 0 0। अगेन 2 3 6 होता है, 2 की टेबल में 7 तो नहीं आता पर 6 आता है, तो 2 3 6, 1 हुआ, 1 उधर गया, 10, 2 5 10। यहां पे क्या? 5 के टेबल में 35, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 या 0 है वो 5 से निपट जाएगा। तो ये हो गया आपका 5 7 35, ये हो गया आपका 7 7,
समझ में आया? इसी को बोलते दोस्तों प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 140 के बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, पर ये आपके कुछ प्राइम फैक्टर्स हैं। ये ऐसे नंबर्स हैं जो 140 को डिवाइड कर देते हैं। समझ में आया? अब हमसे बोला 140 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखो। तो 140 को आपने लिख दिया क्या, 140 को आपने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये आपके प्राइम नंबर्स है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, और करके आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2, 5 इंटू 7। आई होप आपको बात समझ में आ गई। यही आपके पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर है। इजी। चलिए अब जल्दी जल्दी करेंगे। 156 के साथ सेम करना है तो वही चीज, वही लॉजिक लगाइए। क्या 156 यहां पे करा, याद रखिए यहां पे जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना। तो आपने 2 लिया तो 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, 15 आएगा। 2 7 14, 1 बचा भाई, 2 7 14, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, 39 किसके टेबल में आता, 3 के टेबल में आ जाएगा। तो 3 1 3, 3 3 9, 13 13 के टेबल में भी आता, 13 1 13। समझ में आ गया? क्लियर? बहुत बढ़िया। तो बस 156 को आप क्या लिख सकते हैं, 156 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। भाई ये ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम है, और ये नंबर्स 156 का फैक्टर है, मतलब इन सारे नंबर के टेबल में 156 आएगा। तो बस 156 को आपने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। इसको आप और करके ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अच्छा यहां पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना, ये आ गया आपका 156। तो ये आपका ये आंसर हो गया। अगला देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 3825 नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं भैया, देखिएगा 3825 की अगर मैं बात करूं तो लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब ये नंबर 5 से निपट जाएगा। तो देखते हैं जरा, 5 के टेबल में 3 तो नहीं आता, 5 के टेबल में 38 आता है क्या, 38 नहीं आता, 35 आता है। तो 5 7 35 करा, 3 बचा भाई, 38 नहीं 35 है, 3 बचा, 3 जाके 3 2 के साथ बैठ गया 32। तो 5 के टेबल में 32 भी नहीं आता, 5 6 32 बचा, 32 नहीं आता, 30 आता है, 2 बचा, वो 2 जाएगा 5 में, तो 25 5 5 तो 25, अगेन 5 तो फिर से 5 से चले जाएगा, 5 1 5, देखो 2 बचा 26, 5 5 तो 25, 1 बचा 5 3 15। 153 किसके टेबल में, 3 के टेबल में, 3 5 15, 3 1 3, 3 1 3, 2 बचा 21, 3 7 17, सिर्फ 17 के टेबल में आता है, वो 17 आपका एक प्राइम नंबर है। दोस्तों आप देखो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर इनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। ओके, तो बस 3825 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, एक 5 छूट गया ना, तो इसको 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हो, या फिर ऐसा 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। यह आ गया आपका 3825। ठीक है, मोटा मोटा कहने का मतलब यह है कि नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। सही है। यहां पे 7 क्यों लिख दिया मैंने, 17 होगा ना ये, माफ करिएगा दोस्तों, कभी कभी बड़े बड़े बैचेस में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है ना। ये आ गया आपका 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भैया, 5005, थोड़ा सा अजीब सा नंबर लग रहा है पर आसानी होगा। आइए तो 5005 आराम से देखिएगा, 5 बन जा 5, 5 जीलो जा जीलो, 5 जीलो जा जीलो, 5 बन जा 5। अब 1001 किसके टेबल में आएगा भाई, बड़ा खतरनाक नंबर लग रहा है ये तो। 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, करके देखना पड़ेगा ना। 3 के टेबल में देखो भैया 1 + 0 + 0 + 1 2 होता है। अगर डिजिट्स का सम 2 आ रहा है जो कि 3 की टेबल में नहीं आता, भाई 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, अगर जो डिजिट्स हैं उनका सम करो, सम करने पर जो आ रहा है अगर वो 3 से निपट जाए तो पूरा नंबर 3 से निपट जाएगा। सम करने के बाद 2 आ रहा है, 2 3 से नहीं निपट रहा, मतलब ये नंबर 3 से नहीं निपटेगा। अब 4 से भी नहीं, किसी भी इवन नंबर से तो नहीं निपटेगा, 5 से भी नहीं निपटेगा क्योंकि लास्ट में 5 और 0 नहीं आ रहा,
6 से नहीं निपटेगा, 7 से, 7 1 जा 7, 3 बचेगा 30, 7 4 जा 28, 2 बचेगा 21, 7 से चले जाएगा। ऐसे करके देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 7 1 जा 7, 3 बचा 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 7 3 जा 21। ये आपका 3 से चले जाएगा, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 से नहीं जा रहा, 7 से जाएगा शायद, फिर 7 से ही जाएगा, नहीं 7 से भी नहीं जाएगा, फिर काय से जाएगा, करके देखना पड़ेगा दोस्तों। 143 ना 2 से जा रहा, ना 3 से 4 से भी जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जा रहा, 8 से तो जाएगा नहीं, इवन नंबर है। 9 से जा रहा है क्या, 9 1 जा 9, 53, 9 से भी नहीं, 10 से तो जाएगा नहीं, 11 से, 11 1 जा 11, 3 बचा 33, हाँ वो करके देखना पड़ेगा। 11 1 जा 11, ठीक है, 11 1 जा 11, 3 बचा 33, 11 से 33, ये 13 बचा 13, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अच्छा मान लो ये नंबर अगर आपका 8 से चला जाता, मान लो ये नंबर अगर आपका 8 से चला जाता, मान लो, तो क्या यहां पे आप 8 लेते? नहीं लेते। बताओ क्यों? क्योंकि 8 आपका प्राइम नंबर नहीं है और आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर यूज करने। क्लियर हुआ? ओके सर। चलिए भैया, तो 5005 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7429 सॉल्व करिए इसके लिए भी। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो भैया जी 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चाहे चला जाए, करके देखते हैं। 3 1 जा नहीं, 3 2 जा 6, 1 बचा 14, तो 3 4 जा 12 आराम से, 2 बचा 22, 3 7 जा 21, 1 बचा 19, 3 के टेबल में 19 नहीं आता, तो 3 से तो ये नंबर नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा जाहिर से, तो 5 से तो जाएगा ही नहीं, 6 से जाएगा भी तो नहीं लेंगे क्योंकि प्राइम नंबर बोला है। 7 से चला जाएगा क्या भैया? 7 से शायद देखते हैं, 7 1 जा 7, ठीक है, 42 बचा। अब याद रखिए मैंने क्या बताया, अगर आप दो नंबर 7 के टेबल में 4 तो नहीं आएगा, तो 42 लेना पड़ेगा। 7 के साथ अगर आप दो नंबर डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप यहां पे एक बार 0 लगा दीजिए। 7 6 जा 42, पर 7 के टेबल में 9 नहीं आता, तो 7 से भी नहीं जा रहा। अब 8 से जाए ना जाए फर्क नहीं पड़ता, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 से जाए ना जाए फर्क नहीं पड़ता, 9 प्राइम नंबर नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर यूज करने, प्राइम नंबर यूज करने। 10 से जाए ना जाए नहीं लेंगे, 11 से देखते हैं भैया। 11 6 जा 66, 8 बचा 82, 11 7 जा 77, 5 बचा 59। दोस्तों 11 से भी नहीं जा रहा, बड़ा खतरनाक बड़ा ढीठ नंबर है भैया, 11 से भी नहीं जा रहा। मेहनत तो करना पड़ेगा, टीचर का वेट करते हैं हम लोग, पर टीचर का वेट नहीं करना है, खुद से करना है ट्राई, है ना। तो भैया 13 से करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 13 तो 13 के टेबल में 13 5 तो 65 होता है, 74 माइनस 65 9 होता है, 92 13 6 जा 70, 13 7 जा 91, 1 बचा 19, 13 के टेबल में भी नहीं आ रहा भैया, बहुत डीट नंबर है। 13 के टेबल में भी नहीं आ रहा तो कौन से टेबल में आएगा? 15 से करें, प्राइम नंबर नहीं है। 16 प्राइम नंबर है, 17 से करके देखिए, 17 प्राइम नंबर है। अब 17 से तो भैया 17 4 जा का टेबल याद नहीं है तो, है ना। 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 6 68, तो 17 4 जा 68 बचा 6 62, है ना। 62 तो 17 3 जा 17 से 51 होता है, तो 17 3 जा 51 पर 62 था, तो ये 11 बचा 119 119। क्या 17 के टेबल में 119 आएगा? 17 7 करके देखते हैं, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 प्लस 4 119। आहा हा, 17 के टेबल में आ गया, 17 7 जा, समझ गए। तो 17 इंटू 4 37 करके आपका 7429 आ रहा है। बड़ी मेहनत थी भैया, बड़ी मेहनत थी। अब ये नंबर देखते हैं भैया, 7 प्लस 3 10 प्लस 4 14, डिजिट्स का सम अगर 3 से नहीं जा रहा तो वो नंबर भी 3 से नहीं डिवाइड होगा। तो भैया 17 से करके देख ले इसको, क्या दिक्कत है। 17 2 जा कितना होता है भैया? 17 2 जा आपका होता है 34, तो 17 2 जा 34, सही बात है। 43 माइनस 34 कितना हो गया? 43 9।
क्या 97 आता है? क्या 97 आता है 17 की टेबल में? करके देखते हैं। 17 5 करके देखें, या फिर 6 7 42 6 10 नहीं आता। तो भैया 437 तो नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, 7 से करके देखते हैं, है ना। तो जो 7 6 42 117 नहीं जाएगा। 9 से मतलब नहीं है, प्राइम फैक्टर नहीं। 11 से तो 11 3 तो 33, 10 बचा 107, 11 टेबल में नहीं आता। 13 से 13 3 39, 4 बचा 47, 30 टेबल 13 के टेबल में नहीं आता। 15 से मतलब नहीं, 16 से मतलब 17 से तो देख लिया। 19 से करके देखते हैं। 19 से तो 19 2 38 होता है, यहाँ पे 2 लगाऊंगा 38, 5 बचा 19 के टेबल में आ जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा टफ नंबर है, ठीक है। तो यहां पे लिखा आपने 19 19 2 38, 5 बचा 57, 19 3 57, 23 23। टफ नंबर था लेकिन क्रैक कर लिया। देखो यार, मेरे को तो पता है किस नंबर से जा रहा है, मैं आप लोगों के लिए करने का ट्राई कर रहा हूं। आप लोगों को बता रहा हूं कि पेशेंस रख के ट्राई करना है। मैं आपको एकदम बच्चों की तरह बता रहा हूं कि भाई आपकी जगह मैं होता तो 7 से सोचता, फिर 11 से सोचता, फिर 13 से, फिर प्राइम नंबर से सोचना है। समझ में आ रहा है? तो 7429 को आप लिख सकते हो 17 इंटू 19 इंटू 23। इजी इजी पीजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, पर यह फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है। अब फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला समझ लो। फॉर्मूला क्या है कि मान लो 2 नंबर से ए और बी, समझ लो, मान लो 2 नंबर से ए और बी, ठीक है। जो ए और बी का एलसीएम होगा, जो ए और बी का एलसीएम होगा, और जो ए और बी का एचसीएफ होगा, जो कि अभी आपको मैं निकालना सिखाऊंगा, और जो कि ए और बी का एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उनका प्रोडक्ट होता है। मतलब इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों नंबर के अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे, तो वो हमेशा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। फिर से बोलूंगा, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, 3 या 4 या 5 नंबर के लिए वैलिड नहीं है। ओनली फॉर 2 नंबर्स। क्या? 2 नंबर का एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय उन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ बराबर आएगा उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ये फॉर्मूला होता है। पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम निकालने को बोला, तो पहले वो निकालते। सर कैसे करेंगे बताता हूं। 26 और 91, तो 26 यहां पे लिखा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। क्या करिए? प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान दीजिएगा, तो यह आ गया आपका 2 13 जा 13 1 जा, प्लीज ध्यान देना, है ना। आपने फिर 91 का 91 का ना, तो 91 7 के टेबल में आ जाएगा दोस्तों। 7 1 जा 2 बचा, 7 3 जा 13 1 जा। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, प्लीज फोकस करना दोस्तों। तो 26 को आपने लिखा क्या? 2 इंटू 13, या फिर 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, और 91 को आपने लिखा क्या? 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब क्या करना है, प्लीज ध्यान देना, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। दोस्तों दोनों जगह 13 है, पर दोनों जगह 7 नहीं है। नीचे 7 है पर ऊपर 7 नहीं है, तो क्या मैं ऊपर 7 की पावर 0 खुद से लिख सकता हूं? अरे 7 की पावर 0 खुद से लगा दिया सर, 7 लगा दिया सर। अरे डरना क्यों है? 7 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1 होता है। तो बेसिकली आपने ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करा, और आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अरे बोलिए ना, नहीं पड़ता सर। तो ऊपर लिखा आपने 7 की पावर 0। अच्छा, ऊपर 2 है पर नीचे 2 ने, तो आपने नीचे लिख दिया 2 की पावर 0। ऐसा क्यों करते हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब आप ये देखो, दोनों जगह 7 है, दोनों जगह 13 है, दोनों जगह 2 है, ठीक है। अब आप एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे बताता हूं दोस्तों। एचसीएफ कितना आएगा दोनों नंबर्स का, इन दोनों नंबर्स का। एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर दोनों में 2 है, लीस्ट पावर 0 है भाई। यहां पे पावर 1, यहां पे पावर 0, सबसे छोटी पावर क्या? 0। तो यहां पे आप लीजिए 2 की पावर 0। कॉमन फैक्टर 7 है, लीस्ट पावर 0, तो यहां पे आप लीजिए 7 की पावर 0। कॉमन फैक्टर 13 है, लीस्ट पावर 1, भाई दोनों जगह 1 है, तो हमने 13 की पावर 1 ले लिया।
तो 2 की पावर 0 1 होता है, ये भी 1 होता है, 1 इंटू 1 1, 13 की पावर 1 13। दोस्तों दोनों नंबर का एचसीएफ आ गया आपका 13। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टीचर ने आपको शायद पढ़ाया होगा, मैं बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना आया हूं। पर मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा, दोनों को डिवाइड कर देगा, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर देगा वो 13 है। ये मतलब होता है एचसीएफ का। पर खैर उस चीज में हम लोग नहीं जाएंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं देखो जरा, बहुत आसान है। कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो दोनों के पास 2 है, पावर 1 हाईएस्ट है तो 2 की पावर 1 ले लिया। दोनों के पास 7 है, दोनों के पास 7 है, हाईएस्ट पावर 1 तो 7 की पावर 1 लिया। दोनों के पास 13 है, 13 की पावर 1, तो बस 2 7 जा 14, 14 इंटू 13 कितना होता है? 14 13 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ये हो गया 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, ये आ गया 2, ये आ गया 8, ये आ गया 1। सही है। 182 फिर से कर लेते हैं भैया, नहीं सही है 182, तो ये आ गया आपको 182। तो दोनों नंबर्स का आपका एलसीएम आ गया 182। मतलब एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आएगा। भाई इसकी टेबल लिखोगे, इसकी टेबल लिखोगे, यानी इसके मल्टीपल्स लिखोगे, इसके मल्टीपल्स लिखोगे, सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है वो उनका एलसीएम कहलाता है। खैर, तो दोनों का अपन ने एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया। अब क्या बोला? वेरीफाई भी करो, वेरीफाई दैट ये इंटू ये बल इज इक्वल टू ये। हमको ये भी चेक करना है कि जो फॉर्मूला दिया गया क्या वो सही फॉर्मूला है? क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम हमेशा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है? आइए चेक कैसे करेंगे। वेरिफिकेशन, यहां पे आप ऐसे लिखोगे क्या? वेरिफिकेशन। कैसे? देखो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आइए, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना रहा? एचसीएफ 13, एलसीएम 182। एचसीएफ 13, एलसीएम 182 क्या बराबर आएगा? दोनों नंबर क्या है? 26 और 91। कर लीजिए दोस्तों, अपन करते हैं तो भैया 182 इंटू 13 करो। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 5, ठीक है। 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6 6, 8 प्लस 5 13, ये आ गया 2, 2 3 6 6। कितना आ रहा है? 2 3 6 6। तो इसका आंसर आपका आ रहा है 2 3 6 6। इसको कर लो 26 इंटू 91। दोस्तों ये भी आपका 2 3 6 6 ही आएगा, करके देख लेना। ठीक है, क्या हुआ भैया? LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, RHS यानी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो अगर LHS बराबर RHS आ रहा है मतलब हेंस वेरीफाइड। क्या लिखोगे यहाँ पे? हेंस वेरीफाइड, मतलब फॉर्मूला एकदम सही दिया गया है। फॉर्मूला एकदम सही दिया गया बरखुरदार कि दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे तो वो उन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। और यही चीज दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस में करनी है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ये दोनों नंबर्स। तो सबसे पहले फटाफट फटाफट क्या 510 लिखा है, प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो 5 से करते डायरेक्ट, 5 1 5। दो नंबर भाई 5 के टेबल 1 तो नहीं आता, 5 के टेबल 1 तो नहीं आता। गलती नहीं, यहां पे बच्चे क्या करें? 5 2 10। अब एक चपड़गंजो दिमाग लगाओ, क्या 5 इंटू 12 510 आएगा? 60 आता है भाई, 510 नहीं आएगा। गलती नहीं करनी, दो नंबर साथ में ले रहे हो, जीरो लगाओ, फिर 5 2 10 लिखो। 5 2 10। सर यहां पे भी तो दो नंबर आपने साथ में लिए। अरे स्टार्टिंग में जीरो लगाओ लगाओ फर्क नहीं पड़ता। 5 2 10, 5 के टेबल में आएगा नहीं दोस्तों। 2 5 10, 2 1 2। ये आपका 3 1 3, 3 7 21, 17 1 17। ये आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। 92 का कर लीजिए जरा आराम से एकदम। तो 92 का आपका हो जाएगा 2 4 8, 1 बचा 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 23 1 23। ठीक है, आइए एकदम जल्दी से निकालते हैं। तो 510 का कितना आ गया? 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17 की पावर 1 की पावर 1 की पावर 1 की पावर 1। ठीक है, 92 का आराम से 92 का 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1। अब जैसा कि मैंने बताया था, चेक करो, दोनों के पास 2 है, दोनों के पास 3 है, नहीं तो यहां पे आप 3 की पावर 0 लगा दीजिए। इसके पास 17, नीचे 17 है तो 17 की पावर 0 लगा दीजिए, है ना। ऊपर 23 नहीं है तो ऊपर 23 की पावर 0 लगा दीजिए। नीचे 5 नहीं, नीचे 5 की पावर 0 आप लगा दीजिए।
क्लियर है? कॉमन नंबर दोनों साइड होने चाहिए। तो बस एचसीएफ क्या आ जाएगा? कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। तो दोनों के पास 2 है, छोटी पावर 1, तो यहां पे 2 की पावर 1। दोनों के पास 23 है, लीस्ट पावर 0, तो 23 की पावर 0। दोनों के पास 3 है, लीस्ट पावर 0, 3 की पावर 0। दोनों के पास 17, लीस्ट पावर 0, 17 की पावर 0। दोनों के पास 5, लीस्ट पावर 0, 5 की पावर 0। तो बेसिकली ये सब तो 1 हो गया, ये आपका 2 आ गया। तो दोनों नंबर का एचसीएफ आपका 2 आ गया। सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा वो एचसीएफ कहलाता सबसे बड़ा फैक्टर। ठीक है, 2 से बड़ा नंबर होगा ही नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर दिया। आप चेक करके देख सकते हैं। चलिए सर पक्का? हाँ पक्का, करके देख लो, सोच के देख लो। आइए एलसीएम निकालें। तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर 2 है, हाईएस्ट पावर 2, तो ये आपका 2 की पावर 2। कॉमन फैक्टर 23 है दोनों के पास, हाईएस्ट पावर 1, तो 23 की पावर 1। समझ गए? कॉमन फैक्टर 3 है, 1 बड़ा 0 बड़ा, 1 बड़ा 3 की पावर 1 लोगे आप। कॉमन फैक्टर 17 है, 17 की पावर 1 लोगे। कॉमन फैक्टर 5 है, 5 की पावर 1 लोगे। सॉल्व कर दो भैया, बहुत बड़ा आएगा ये, कर ले। चलिए तो 2 की पावर 2 4, 4 3 जा 12, 12 60, तो 23 इंटू 17 पहले कर लेते हैं, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। समझ गए? इसको और इसको करके 60 आ रहा है। 5 3 जा 15, 15 4 60। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 16, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 193। यह आपका आ गया 391। तो 391 इंटू 60 करना है, 6 कर लो, 0 बाद में लगा देंगे। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 23460। यह आपका आ रहा है 23460। बाप रे भैया, बहुत ही बड़ा नंबर आ रहा है, पर कोई बात नहीं, 23460। तो बस अब वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अब अपन करते हैं वेरिफिकेशन, चेक करते हैं कि जो फॉर्मूला दिया गया वो सही भी है कि नहीं, है ना। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आइए चेक करते हैं। तो एलसीएम कितना है? 23460। एचसीएफ कितना है? 2। नंबर्स क्या है? 51092, 510 और 92। करके देखते हैं, देखिए सही आंसर आएगा। कैलकुलेटर यूज कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है भैया, कर लोगे ना मल्टीप्लिकेशन? ठीक है, नहीं कर पाओ तो भाई इजी है, 51 इंटू 92 कर लो, 0 बाद में लगा देना। भाई साहब कर ही देता हूं, चलो। तो 92 इंटू 51, 5 1 2 2, 1 9 9, 5 2 10, 5 9 45, 46। ये आ गया 2, ये आ गया 9, ये आ गया 6, ये आ गया 4। तो 4692, लास्ट में 0 लगा देना। ये आ गया आपका 46920, 46920। 23460 इंटू 200, 2 6 12, 2 4 8 9, 2 3 6, 26920। सॉरी 2 46920। ये भी आपको कितना आ रहा है? 46920, 46920। देख रहे हो, LHS बराबर RHS, हेंस वेरीफाइड। सिंस ऐसा लिख भी सकते हो, सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। समझ गए? चले आगे। चलिए इजी क्वेश्चंस हैं, बस करते जाना है और कुछ नहीं है ज्यादा। चलिए एक ये क्या बोला भैया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। सेम चीज, सेम क्वेश्चन, फटाफट कर लो। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 7 जा 14, माफ करेगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। अब ये तो आपको आता ही है, ठीक है। ये भी 3 से काट दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 बचा, सो 2 बचा, नहीं जाएगा 3 से। 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 जा 2, 8 जा 16, 2 14 जा 2, 7 जा 7, 1 जा। क्लियर? क्लियर। चलिए लिखिए फटाफट फिर इसको। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 1 2 3 4, तो 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 0। 54 का क्या है दोस्तों? 54 का है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 3। ठीक है,
अब देख लो जो कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं है उसको लगा लो। कैसे करेंगे? दोनों के पास 3 है, दोनों के पास 2 है, ऊपर 7 नीचे 7 है, तो खुद से आप 7 की पावर 0 लगा दीजिए और उसके बाद आप एचसीएफ एलसीएम निकाल लीजिए। तो एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ दोनों का आपका आ जाएगा कितना? कॉमन फैक्टर 2 है, लीस्ट पावर 1, कॉमन फैक्टर 3 है, लीस्ट पावर 1, कॉमन फैक्टर 7 है, लीस्ट पावर 0। तो एचसीएफ आपका आ गया 2 3 6। दोनों नंबर का आपका एचसीएफ आ गया 6। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 3, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर 7 की पावर 0। तो ये तो 1 हो जाएगा। 3 की पावर 3 27 इंटू 16 कितना होता है? 6 7 42, 6 2 12, 16 1 7 1 2 2 2, 13 4 432। कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 432। इजी? मेरे ख्याल से बहुत इजी है। बस वेरिफिकेशन कर लो, वेरिफिकेशन लिख लो पूरा जैसा कि अभी तक लिखते आ रहे हैं, वेरिफिकेशन। ठीक है, चलिए तो क्या वेरीफाई करना है भैया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो एचसीएफ कितना? 6, एलसीएम 432, एचसीएफ 6, दोनों नंबर हैं आपके 336 इंटू 54। ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा नहीं आने वाला बराबर? ऐसा क्यों फीलिंग्स आ रहा है? 336 इंटू 54 ऐसा क्यों लग रहा है दोस्तों बराबर नहीं आएगा? ये कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने? 2 की पावर 4, 7 की पावर, 7 की पावर, देखा देखा देखा, मेरे को पता था कुछ तो गलती मैंने कर रखी। यहाँ पे 7 की पावर 1 है ना दोस्तों, ऊपर आपका 7 की पावर 1 है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे आपका 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर में आपका 1 आएगा। देखा, बड़ा समझ में आ जाता है गलती करते हैं तो। यहाँ पे 7 की पावर आपका 1 आएगा, तो ये आपका 432 इंटू 7 और हो जाएगा। ये आपका 432 इंटू 7, 7 2 14, 7 21, 22, 7 28, 30, 3024। ये आपका आएगा 3024। तो एलसीएम आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3024। अब मेरे ख्याल से आपका सही आ जाएगा। इसको मैं कैलकुलेटर से कर दूं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत परेशानी आप लोग को नहीं होनी चाहिए इस चीज में, है ना? वेयर इज कैलकुलेटर? मैथ कैलकुलेटर, आइए। कैलकुलेटर साहब आने के लिए तैयार नहीं हो रहे दोस्तों, फिर से खोलते हैं इसको। खुल जा भाई। दोस्तों बोर्ड अटक गया है, बोर्ड हैंग हो गया, 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों। बोर्ड हैंग हो गया, देखो इरेजर नहीं चल रहा है। सबर करिए, ठीक हो जाता है ये, कभी कभी ऐसे ये नादानियां करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सही हो जा भाई। अबे व्हाट इज हैपनिंग? हाँ चालू हो गया। चलिए, ये आपका मैथ कैलकुलेटर अब आ गया ना। चलिए, तो 3024 इंटू 6, 3024 इंटू 6, देखो मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो, इसलिए मैं नहीं कर रहा। 18144, 18144। ठीक है, इधर कितना? 336 इंटू 54, तो इसको अपन लोगों ने क्लियर करा। 336 इंटू 54, 18144, 18144। देख रहे हो, LHS बराबर RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। क्लियर? इजी? इजी। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। बहुत इजी है। 12 लिखा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 15 लिखा, 3 5 15, 5 1 5। 21 लिखा, 7 3 21, 3 1 3। याद रखिए ये सारे आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो बस क्या हो गया, ये आपका 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर डायरेक्ट लिखूं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 15 का क्या हो गया? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। और 21 का क्या हो गया? 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। करना क्या होता है? करना क्या होता है? तीनों के पास 3 है।
इसके पास 2, इन दोनों के पास 2 नहीं तो कोई बात नहीं, 2 की पावर 0 दोनों के पास लगा लीजिए। इसके पास 7, दोनों के पास 7 नहीं तो कोई बात नहीं, इधर 7 की पावर 0, इधर 7 की पावर 0 लगा दीजिए। इसके पास 5, इन दोनों के पास 5 नहीं तो यहाँ पे 5 की पावर 0, यहाँ पे 5 की पावर 0 लगा दीजिए। खुद से आपको लगानी पड़ेंगे इन चीजें, है ना। चलिए, तो बस HCF क्या हो जाएगा, इजी है। कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर सबसे छोटी पावर, तो कॉमन फैक्टर 2 लीस्ट पावर 0, कॉमन फैक्टर 3 लीस्ट पावर 1 ही दिखाई दे रहा है, कॉमन फैक्टर 7 लीस्ट पावर आपको 0 दिखाई दे रहा होगा, कॉमन फैक्टर 5 लीस्ट पावर 0 दिखाई दे रहा होगा। तो HCF आपका आ गया तीनों नंबर्स का 3, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा वो होगा 3, ठीक है। LCM क्या हो जाएगा, इजी। कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो तीनों के पास 3 है, हाईएस्ट पावर 1 ही दिखाई दे रही है ना। तीनों के पास 5 है, हाईएस्ट पावर 1 ही दिखाई दे रही है। तीनों के पास 7 है, हाईएस्ट पावर 1 ही दिखाई दे रही है। तीनों के पास 2 है, हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे रही है। देखो ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, कर लो सॉल्व। 3 5 15, 15 4 60, 60 into 7 420। तो सबसे छोटा नंबर जो तीनों नंबर के टेबल में आएगा वो होगा 420। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। HCF LCM आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। ये वाला करते हैं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, फाइंड द HCF एंड LCM, सेम चीज। देखो भैया 17, अब देखो 17, तो 17 एक प्राइम नंबर है, सबसे पहले फोकस करना। 17 इज अ प्राइम नंबर, है ना। चलिए 23, तो 23 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, सिर्फ 23 के टेबल में आएगा, ओके सर। 29 की बात कर दो, 29 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, सिर्फ और सिर्फ 29 के टेबल में आएगा। 29 भी सिर्फ 29 के टेबल में ही आता है। तो एक बात आपको मैं बताऊंगा, अभी निकाल के भी समझ आ जाएगी क्या। 17 को आप लिख सकते हो 17 की पावर 1, 23 को आप लिख सकते हो 23 की पावर 1, और 29 को आप लिख सकते हो 29 की पावर 1, ठीक। अब देखो इसके पास 23, इन दोनों के पास नहीं, तो आप खुद से 23 की पावर 0, यहां पे 23 की पावर 0, ब्लू से करते हैं इसको अपन, थोड़ा कलरफुल लगना चाहिए, है ना। यहां पे आप 23 की पावर 0 खुद से, यहां पे आप नीचे 23 की पावर 0 खुद से, ऊपर 17, इन दोनों के पास 17 नहीं तो यहां पे आप 17 की पावर 0, यहां पे आप 17 की पावर 0, यहां पे 29 है, इन दोनों के पास नहीं तो यहां पे 29 की पावर 0, यहां पे भी 29 की पावर 0 आप लगा सकते हैं। बिना लगाए भी कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। HCF क्या, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर सबसे छोटी पावर, तो तीनों के पास 17 है, लीस्ट पावर 0, तीनों के पास 29 है, सबसे छोटी पावर 0, तीनों के पास 23 है, लीस्ट पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है दोस्तों, 1 into 1 into 1 आपका 1 आ जाएगा। तो बेसिकली तीनों नंबर का HCF आपका 1 आ गया। हमेशा याद रखो, अगर आप प्राइम नंबर्स का HCF निकाल रहे हो वो 1 ही आएगा। अगर आप प्राइम नंबर का HCF निकाल रहे हो तो वो आपका 1 ही आने वाला है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। चलिए HCF LCM निकालते हैं। तो LCM क्या आएगा, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तीनों के पास 17 है, तीनों के पास 17 है, हाईएस्ट पावर कौन सी है, पावर 1, तो 17 की पावर 1, तीनों के पास 23 हाईएस्ट पावर 1, तीनों के पास 29 हाईएस्ट पावर 1। दोस्तों तीनों का LCM आपका, तीनों का LCM आपका, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन आप कर ही सकते हैं, चाहो तो मैं करके दे देता हूं आप लोग को, मैथ कैलकुलेटर है ना, कर लोगे ना मल्टीप्लिकेशन तो भैया, ठीक है। मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। कर लोगे आप लोग, है ना। ये आ गया आपका 17 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 29 इज इक्वल्स टू 11339। ये आ गया आपका 11339 LCM, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द HCF एंड LCM, वही बात। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन डायरेक्ट कर दूं, चलो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 होगा, 9 का 3 की पावर 2 होगा, 25 का 5 की पावर 2 होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 2 की पावर 3, भाई इसके पास 2, इन दोनों के पास 2 नहीं, तो यहां पे आप 2 की पावर 0, यहां पे आप 2 की पावर 0 लगा सकते हैं। इसके पास 3, इन दोनों के पास 3 नहीं, तो यहां पे आप खुद से 3 की पावर 0, यहां पे आप 3 की पावर 0 लगा सकते हैं।
इसके पास 5, इन दोनों के पास 5 नहीं, तो यहां पे आप 5 की पावर 0, यहां पे भी आप 5 की पावर 0 लगा सकते हैं। ठीक, ओके सर। तो बस आंसर क्या? एचसीएफ का। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर 2 है, लीस्ट पावर 0, तो 2 की पावर 0। कॉमन फैक्टर 3 है, लीस्ट पावर 0, 3 की पावर 0। कॉमन फैक्टर 5 है, लीस्ट पावर 0, 5 की पावर 0। तो बेसिकली आपका तीनों नंबर का एचसीएफ आ गया 1। अब यहां पे एक बात नोटिस करो, 25 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, बट फिर भी एचसीएफ आपका 1 आ गया। समझ गए? ठीक है, चलिए एलसीएम कैसे निकालेंगे? कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो एलसीएम और कॉमन फैक्टर 2 है हाईएस्ट पावर 3, तो 2 की पावर 3 लोगे। कॉमन फैक्टर 3 है हाईएस्ट पावर 2, तो 3 की पावर 2 लोगे। कॉमन फैक्टर 5 है हाईएस्ट पावर 2, 5 की पावर 2 लोगे। तो ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 25। कर लो मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72, 25 इंटू 7, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 7 5 35, 7 2 जा 14, ये आ गया 7 10 8 1800। ये आ गया दोस्तों आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1800। तो तीनों नंबर का आपका एलसीएम आ गया 1800। समझ में आ रहा है? ठीक है, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 9। आराम से रीड करो, समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 9। 2 नंबर का एचसीएफ 9 है, 2 नंबर का एचसीएफ 9 है। एलसीएम निकालो उन्हीं दोनों नंबर्स का। जो 2 नंबर्स यहां पर है वही 2 नंबर्स यहां पर है, जो 2 नंबर्स यहां पर है वही 2 नंबर्स यहां पर है। तो 2 नंबर का आपको एचसीएफ दिया हुआ है, 2 नंबर का आपको एलसीएम निकालने को बोला। तो एक तरीका तो क्या, आप इन दोनों का एलसीएम निकालना जानते हो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। पर पता है आप एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। आप लोग को फॉर्मूला क्या पता है कि भैया 2 नंबर ए और बी हैं, उनका एचसीएफ और उन्हीं का एलसीएम का अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो वो उन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ये आपको फॉर्मूला पता है, तो क्यों ना ये फॉर्मूला यूज करा जाए कि भैया इन दोनों नंबर का एचसीएफ आपको 9 दिया हुआ है। ध्यान देना जरा आराम से। क्या एचसीएफ ऐसा कह सकता हूं कि भैया 306 और 657 का जो एचसीएफ होगा और 306 और 657 का जो एलसीएम होगा, अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। इन दोनों नंबर का एचसीएफ, इन दोनों नंबर का एलसीएम, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो एचसीएफ आपको दिया हुआ है कितना 9, एलसीएम आपको निकालना है, आपको उधर दिया हुआ है 306 और इधर 3657। अरे सिंपल, एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है, नंबर्स दिए। एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना, नंबर्स दिए। एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना, नंबर्स दिए। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालने जाओगे वो बड़ा आएगा, इसलिए हम लोग फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये आपका एलसीएम कितना आ गया 306। अब कुछ चपड़गंजू क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। पर मैं बोलूंगा एलसीएम निकालना है, एलसीएम के साथ मल्टीप्लिकेशन बनाए ना, उसको नीचे ले जाओ। क्लियर? तो बस सॉल्व करो। 9 1 जा 9 3 27, 3 बचा 9 4 36, 657 into 34, 657 into 34, 4 7 are 28, 4 5 are 20 22, 4 6 are 24 26, 3 7 are 21, 3 5 are 15 17, 3 6 are 18 19। मल्टीप्लीकेशन करना आप लोग जानते ही हो, ये बताने की सिखाने की जरूरत नहीं है। 9 + 2 11 12, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8 आपका एलसीएम आ गया। फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हो, बस आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? चेक वेदर 6 की पावर n। अब इस क्वेश्चन को आराम से समझिए पहले। क्या बोल रहे हैं? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
आए कहा बोलना है, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है, बताता हूं, पहले आराम से समझो। चेक वेदर 6 की पावर n, चेक वेदर 6 की पावर n, दोस्तों 6 की पावर n कोई नंबर होगा, 6 की पावर n कोई नंबर होगा, 6 की पावर n कोई आपका नंबर होगा, ठीक है, ओके सर। कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, n क्या है, कोई नेचुरल नंबर, n क्या है, कोई नेचुरल नंबर। दोस्तों नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखूं तो 6 की पावर 1 आपका 6 हो जाएगा। अगर मैं n की जगह 2 रखूं, नेचुरल नंबर रखूं, तो 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 36, समझना। अगर मैं n की जगह 3 रखूं तो 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका, 6 की पावर 3 आपका होता है 216। अगर मैं n की जगह 4 रखूं तो 6 की पावर 4 आपको कुछ आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है। अब पहले आप समझो, 6 की पावर n कोई नंबर है, n आपका कोई नेचुरल नंबर है, आप n की जगह वैल्यूज रखते जा रहे हैं तो आपका आंसर आता जा रहा है। पर अगर आप नोटिस करो, n की जगह 1 रखा तो लास्ट में 6 आया, n की जगह 2 रखा लास्ट में 6 आया। अभी मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, इस तरीके से करना नहीं है। n की जगह 3 रखा 6 आया, n की जगह 4 रखोगे दोस्तों आप देखोगे यहां पर यूनिट्स प्लेस में 6 आएगा। इनफैक्ट आप n की जगह कुछ भी रख लो, जो आंसर आएगा वो 6 से एंड होगा। आप n की जगह कुछ भी रख के देख लीजिए, जो आंसर आएगा वो 6 से एंड होगा, समझ रहे हो। आप n की जगह 100 भी रख लो, सॉल्व तो नहीं कर पाओगे बिना कैलकुलेटर के। आप n की जगह 100 200 51, अरे जो नंबर रखना है नेचुरल वो रख लो, पर नंबर एंड होगा 6 से, क्योंकि आपको दिखाई भी दे रहा है ये चीज, समझ में। मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि n की जगह कुछ भी रख लो, नंबर 6 से एंड हो रहा है, 0 से एंड नहीं हो रहा भाई, नंबर 6 से एंड हो रहा है, 0 से एंड नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है। n की जगह कुछ भी रख लो, 6 की पावर n, 6 की पावर n, 6 की पावर n का जो आंसर आएगा वो नंबर आपका 0 से कभी भी एंड नहीं होगा। आपसे वही बोला, चेक वेदर क्या ये नंबर कभी भी 0 से एंड होगा, क्या ये नंबर कभी भी 0 से एंड होगा, क्या ये नंबर कभी भी 0 से एंड होगा, नहीं होगा। आप n की जगह कोई भी नंबर रख के देख ले, ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो लिखना कैसे है, इस तरीके से करना नहीं, किस तरीके से करना वो मैं सिखाता हूं। आप एक बात याद रखो दोस्तों, कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होता है। क्या बोला मैंने, कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होता है। एक बार आंखें बंद करके दिमाग में बोलो जो मैं बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है, आप कोई भी नंबर मान लो आपने ले लिया भैया 50, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसमें 2 और 5 पक्के से आएगा। आप 100 ले लो, ये नंबर 0 से एंड हो रहा है, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसमें भी 2 और 5 आएगा। मतलब आपको मोटा मोटा ये याद रखना है, कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आता ही आता है, और नहीं आ रहा मतलब वो नंबर 0 से एंड नहीं होगा। और अगर नहीं आ रहा 2 और 5 मतलब वो नंबर 0 से एंड नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर हुई। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 0 नहीं आ रहा, सॉरी, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नहीं आ रहा तो वो नंबर 0 से एंड नहीं करेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो बस आप क्या करोगे, 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। बताता हूं, 6 की पावर n का आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो कैसे, 6 की पावर n, तो 6 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर n। भाई 6 की पावर n का 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हो। अब आप लोग जानते हो कि भैया a इंटू बी की पावर n का मतलब क्या होता है, a की पावर n इंटू बी की पावर n। सही बात है, a में अलग से पावर n लग जाती है, b में अलग से पावर n लग जाती है। तो यहां पर भी क्या होगा भैया, यहां पर भी आपका 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। मतलब बेसिकली 6 के पावर n में, प्लीज ध्यान देना, 6 के पावर n में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 और 3, सिर्फ और सिर्फ 2 और 3। भाई आप n की जगह कुछ भी रख लो, आप n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, आएगा तो 2 और 3। ये 2 और 3 मतलब भाई मान ले 2 की पावर 5 आया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आया 5 बार। 3 की जगह n की जगह 6 आया तो 3 इंटू 3 इंटू 3, अरे आ तो 2 और 3 रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 6 की पावर n के फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 आ रहा है। 6 के पावर n के फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 आ रहा है, 2 और 5 नहीं आ रहा।
मतलब ये नंबर 0 से एंड नहीं करेगा, बस आपको इस तरीके को लिखना है। फिर से बोलूंगा, 6 की पावर n में 2 और 5 नहीं आ रहा, सिर्फ 2 आ रहा है, तो ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। तो बस आपको क्या लिखना है, सिंस 6 की पावर n only contains 2 and 3 as factors, as prime factors बोलूं, and which means 6 की पावर n does not have, या फिर have लिख दो, does not have 5 as its factor, therefore 6 की पावर n cannot end with the digit 0। आपको एक लॉजिक याद रखना है, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होगा ही होगा, पर क्योंकि 6 की पावर n में 5 है ही नहीं, मतलब ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। बाकी आपको मैंने समझा तो दिया कि आप कुछ भी रख लो n की जगह, ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, इनफैक्ट 7 से भी एंड नहीं करेगा, 8 से भी एंड नहीं करेगा, हमेशा 6 से एंड करेगा। इस तरीके से आपको सवाल करना है ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, एक्सप्लेन वाई ये, अरे रे रे रे, और ये आर कंपोजिट नंबर्स। दोस्तों कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स मतलब वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स मतलब numbers which have more than 2 factors। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको मैं कंपोजिट नंबर्स बोलता हूं, जैसे कि 4, जैसे कि 6, जैसे कि 8, जैसे कि 9, जैसे कि 12। समझ में आया? अब हमसे बोला कि प्रूव करो या फिर एक्सप्लेन करो कि ये जो नंबर है अजीब सा और ये जो नंबर है अजीब सा, ये कंपोजिट नंबर है। तो याद रखिए, अगर आपको कंपोजिट नंबर प्रूफ करने को बोला जा रहा है, मतलब आपको बेसिकली ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर होगा, सर ये कैसा नंबर है, 7 × 11 × 13 + 1, छोड़ दो, कोई तो नंबर होगा। सॉल्व करने के बाद तो कोई नंबर होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, उसमें +13 करोगे, कुछ तो नंबर आएगा। वो जो भी नंबर आएगा हमें प्रूफ करना है कि वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा। कैसे प्रूफ करेंगे कंपोजिट नंबर? बस ये प्रूफ करके कि उस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। बस ये प्रूफ करके कि उस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, मतलब उस नंबर को 2 से ज्यादा नंबर डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे बताता हूं दोस्तों। आप इसको पूरा सॉल्व ना करें। अब आप क्या करोगे भैया, 7 × 11 करोगे, फिर × 13 करोगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें +13 करोगे, ऐसा मत करो। आप क्या करो, 7 × 11 × 13 + 13 दिया है दोस्तों, एक टर्म ये, एक टर्म ये, यस और नो, यस और नो, सोच के देखो, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो क्या दोनों से मैं 13 कॉमन निकाल सकता हूं? सोच के देखो भाई, एक टर्म ये है, टर्म मतलब चीजें मल्टीप्लिकेशन में होती हैं, यहां पर एक टर्म ये, अगर आप दोनों से 13 कॉमन निकालोगे तो यहां पर क्या बचेगा, 7 × 11 यानी 7 × 11, और यहां पर क्या बचेगा, +1, 0 मत बोल देना भाई। 13 जाके इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो 7 × 11 × 13 आएगा, 13 जाके इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 13 आएगा। ठीक है, अब क्या देखना जरा, 13 7 × 11 होता है 77 +1 जो कि होता है 78। बोलो जरा, ये आ गया आपका 13 × 78। अब समझने की जरा कोशिश करना है यहां पर, इसको आप सॉल्व मत करो, बिना सॉल्व करे आप बता सकते हो कि ये जो भी नंबर आएगा ये कंपोजिट नंबर होगा। देखो कैसे दोस्तों, ये समझना, ये जो भी नंबर आएगा उसका एक फैक्टर तो पक्के से 1 होगा, 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, और ये जो भी नंबर आएगा उसका एक फैक्टर तो ये नंबर खुद ही होगा। भाई ये जो भी नंबर आएगा उसका एक फैक्टर तो ये नंबर खुद ही होगा। जैसे मान लो कि नंबर 7 है तो इसका एक फैक्टर 1 होगा, इसका एक फैक्टर 7 खुद होगा, तो नंबर का एक फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, और एक फैक्टर वो नंबर खुद हो सकता है। तो यहां पर भी ये जो भी नंबर आएगा उसका एक फैक्टर 1 होगा पक्के से, ये जो भी नंबर आएगा उसका एक फैक्टर 13 × 78 यानी वो नंबर खुद ही होगा।
और एक फैक्टर 13 भी दिखाई दे रहा है, एक फैक्टर 78 भी दिखाई दे रहा है। भाई ऊपर ऊपर से देखो तो एक फैक्टर 13 भी दिखाई दे रहा है, एक फैक्टर 78 भी दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट और भी फैक्टर्स होंगे, क्योंकि आप 78 को फर्दर ब्रेक कर सकते हो। आप समझ रहे हुआ क्या? वो जो भी नंबर होगा उसको आप 13 इंटू 78 लिख सकते हो, वो जो भी नंबर होगा उसको आप 13 इंटू 78 लिख सकते हो। मतलब 13 उस नंबर का फैक्टर होगा, 78 भी उस नंबर का फैक्टर होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो जब किसी नंबर के 4 फैक्टर तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, एक फैक्टर 1, एक फैक्टर वो खुद वो नंबर, एक फैक्टर 13, एक फैक्टर 78, तो वो नंबर कंपोजिट नंबर ही तो होगा। बहुत बढ़िया। तो यहां पर बस आप क्या लिखोगे भैया? सिंस या फिर क्लियरली 13 इंटू 78 has more than two factors, ठीक है। therefore क्या? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 is a composite number, समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। सिमिलरली दोस्तों आपको यहां पे भी करना है। क्या बोला? 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस 5, तो 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो ये एक टर्म, दोनों से आप 5 कॉमन निकालो तो 5 बाहर आया। यहां पे बचा 7 इंटू 6 और 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो 7 6 42, 4 3 12, 12 24, तो 42 इंटू 24 करो कितना है? 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, ये आ गया 8, ये आ गया 10, ये आ गया आपका 10, 1008। तो ये बेसिकली आपका 1009 आ जाएगा और यहां पे आपका बचा 5। समझ रहे हो? तो वो जो भी नंबर होगा, ये जो भी नंबर आएगा, इसका एक फैक्टर 5 तो है ही, इसका एक फैक्टर 1009 तो है ही, इसका एक फैक्टर 1 तो होगा ही, इसका एक फैक्टर ये नंबर खुद ही होगा। समझ में आ रहा है? क्लियरली वही चीज क्या? क्लियरली ये जो भी नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 हैज 4 फैक्टर्स एटलीस्ट। 4 फैक्टर्स तो पक्के से है, इसके ज्यादा भी हो सकते हैं। हैज 4 फैक्टर्स एटलीस्ट, हैज 4 फैक्टर्स कम से कम एटलीस्ट, देयरफॉर it is a composite number, number। समझ में आया लॉजिक? क्या लॉजिक है? ठीक है भाई, वो जो भी इसको सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको आप 5 इंटू 1009 तो लिख ही सकते हो। मतलब 5 भी उस नंबर का फैक्टर है, ये नंबर भी उस नंबर का फैक्टर है, तो 2 फैक्टर तो ये हो गए, एक फैक्टर 1 हो गया, एक फैक्टर ये नंबर खुद हो गया, तो 4 फैक्टर तो कम से कम दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये नंबर कंपोजिट नंबर होगा। समझ में आया? ठीक है, यहां पर आप ऐसा लिख सकते हो कि दिस नंबर हैज 5 एज अ फैक्टर, 1009 एज अ फैक्टर, 1 एज अ फैक्टर, दिस नंबर खुद एज अ फैक्टर। उसके बाद आप ये लाइन छाप सकते हो। चलिए, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम्स भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटी में तो बहुत ही आसान वर्ड प्रॉब्लम्स है, पर मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगा एनसीईआरटी के अलावा भी इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स आप अलग अलग बुक से करें। कहां पे करना है वो सब आपको हम करा चुके हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये कि हम आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन दें। चलिए भैया, सिंपल सा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम्स में बस आपको ये पता करना होता है कि एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना, देखो कैसे पता चलता है। There is a circular path around a sports field, दोस्तों एक सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया मान लो इधर होगी, तो वो यहां से ड्राइव करते वापस यहां पे आती है, तो उसको 18 मिनट्स लगता है। तो उसको
18 मिनट्स लगता है। और रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि भाई थोड़ा सा तेज, रवि भाई मान लो यहीं से ड्राइव करते हैं, तो रवि भाई थोड़ा सा तेज है, तो रवि भाई को सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट लगता है भैया ड्राइव करने में, ऐसे ऐसे यहां पर आने में वापस। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन पे चलते हैं, तो सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं मतलब एक साथ, और सेम डायरेक्शन पे जाते हैं, मतलब अगर सोनिया इधर जा रही है तो रवि इधर नहीं जाएगा, रवि भी इधर ही जाएगा, और जाहिर सी बात है जहां सोनिया जाएगी वहां रवि जाएगा। समझ रहे हो? हाँ ठीक है। अरे मतलब सोनिया इधर जा रही तो ऐसा नहीं कि रवि इधर जा रहा है, सोनिया इधर जा रही तो रवि भी इधर ही जा रहा है, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने समय बाद, कितने मिनट बाद, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने समय के बाद, समझना, कितने समय के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मीट कर जाएंगे, ये पूछा है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में ये समझाता हूं ये आप कैसे करोगे। इस ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है, पर पता कैसे चलेगा कि दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में गिवन डेटा दिया हुआ है, गिवन डेटा मतलब 18 और 12 दिया हुआ है, आप ये दिमाग लगाओ बस, और आप बहुत आसानी से दिमाग लगा लोगे। आप ये दिमाग लगाओ कि इन दोनों नंबर से आंसर आपका बड़ा आएगा या आंसर आपका छोटा आएगा। आंसर मतलब क्या, दोनों कितने समय के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिल जाएंगे, दोनों कितने समय के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। कॉमन सेंस लगाओ, आंखें बंद करो, कॉमन सेंस लगाओ, इन दोनों नंबर से आंसर आपका बड़ा आएगा या छोटा आएगा। सर कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूं। मान लो आपने बोला कि भैया 10 मिनट आंसर आएगा, मान लो 10 मिनट आंसर का मतलब क्या, दोनों 10 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से मिल जाएंगे। समझ लो, अगर मैं मान के चल रहा हूं कि आंसर छोटा आएगा, मतलब मान लो मैंने कोई छोटा नंबर 10 लिया, 10 भाई 18 और 12 से छोटा आंसर आना चाहिए, 10 लिया, मतलब 10 मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे, यही मतलब है ना। आंसर का मतलब क्या, 10 मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है मेरी जान? अरे सोनिया को 18 मिनट ही पूरा राउंड कंप्लीट करने में लग रहा है, तो 10 मिनट में तो वो कहीं यहां पे अटकी होगी, और रवि को भी 12 मिनट लग रहा है, तो 10 मिनट में वो यहां पे कहीं पे यहां पे अटका होगा। 10 मिनट में तो दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचे होंगे, मतलब आंसर इन दोनों से तो छोटा आ ही नहीं सकता, इन दोनों नंबर से बड़ा ही आंसर आएगा, इन दोनों नंबर से बड़ा ही आंसर आएगा। क्या बात समझ में? जैसे आपको समझ में आ जाए कि आंसर आपका बड़ा आ रहा है, जैसे आपको समझ में आ जाए कि आंसर आपका बड़ा आ रहा है, बड़ा, तो आप एक लॉजिक याद रखिए, ठीक है, सुनना ध्यान से। बड़ा मतलब मल्टीपल, अब इसके डीप रीजन में मैं नहीं जाऊंगा, हम लोग बाकी जगह ये चीज बताते ही हैं। बड़ा मतलब मल्टीपल, और मल्टीपल मतलब एम, एम मतलब एलसीएम, ठीक है। छोटा, अगर इन दोनों से आप पता लगा लेते कि छोटा आंसर आ रहा है, तो छोटा मतलब एचसीएफ, और एचसीएफ मतलब आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। या फिर ऐसा बोलूं, छोटा मतलब फैक्टर, छोटा मतलब फैक्टर, और फैक्टर मतलब एफ, और एफ मतलब एचसीएफ। मतलब अगर आपको पता चल जाए कि आंसर आपका बड़ा आ रहा है गिवन डेटा से, तो आपको एलसीएम निकालना है, और अगर आपको पता चल जाए कि आंसर आपका छोटा आ रहा है तो आपको एचसीएफ निकालना है। ऐसा क्यों करते हैं वो कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, फिलहाल इतना काफी है। तो आपको समझ में आ गया कि इन दोनों से आंसर बढ़ जाएगा तो एलसीएम निकाल दो। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2, और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो बस एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा, कॉमन फैक्टर 2 हाईएस्ट पावर 2, कॉमन फैक्टर 3 हाईएस्ट पावर 2, 4 9 जा 36, ठीक है। अब एक और बात याद रखिए, अगर आपने भाई इन दोनों का एलसीएम निकाला, मतलब मिनट्स और मिनट्स का एलसीएम निकाला, मिनट्स और मिनट्स का एलसीएम निकाला, तो आंसर भी आपका मिनट्स में ही आएगा। ये बात याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ टफ वर्ड प्रॉब्लम्स को करने के लिए, है ना। तो बस कहने का मतलब 36 मिनट्स बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से मिल जाएंगे। सर पक्का? सोच के देखो ना,
सोच के देखो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, आफ्टर, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते फिर समझाता हूं, आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन at the starting point। क्लियर? ये आपका आंसर। अब आप ऐसा सोचो ना, दिमाग लगाओ, देखो 36 मिनट्स बाद क्या होगा, 18 मिनट्स सोनिया ने एक राउंड कंप्लीट करा, फिर एक और बार 18 मिनट्स सोनिया ने 2 राउंड कंप्लीट करे, तो टोटल मिनट्स कितने हो गए, 36 मिनट्स में सोनिया ने 2 राउंड कंप्लीट करे। 36 मिनट्स में सोनिया ने 2 राउंड कंप्लीट करे। रवि का देखो, रवि ने 12 मिनट लिया, 1 राउंड कंप्लीट करा, फिर 12, फिर 12, तो रवि 3 राउंड्स में स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा। 3 राउंड मतलब 36, समझो कहने का मतलब, आप दिमाग लगा लो, 36 मिनट्स में सोनिया के 2 राउंड हो जाएंगे, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी। 36 मिनट में रवि के 3 राउंड हो जाएंगे, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। दिमाग लगा लो, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए सबसे पहले दोस्तों हमें प्रूफ करना है कि √5 इर्रेशनल। हमें यह प्रूफ करना है कि √5 इर्रेशनल है। किस तरीके से करना है वो मैं आपको सिखाता हूं, बहुत ही आसान प्रूफ है। देखो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ऐसा क्यों, बट आपको क्वेश्चन करते करते समझाऊंगा करना क्या है। हमको बोला कि √5 इर्रेशनल करो, हम मान के चलते हैं कि √5 रैशनल है, हम मान के चलते हैं कि √5 रैशनल है। समझना, हमको बोला √5 इर्रेशनल प्रूव करो, हम मान के चलते हैं √5 रैशनल है। तो मैंने लिखा क्या, लेट √5 बी रैशनल। मैंने क्या लिखा, लेट √5 बी रैशनल। याद रखो अगर कोई रैशनल नंबर है उसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, यस और नो। अगर कोई रैशनल नंबर है उसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, यस और नो, यस सर। और जहां पर P और Q आपका इंटीजर भी होगा और कोप्राइम भी होगा, समझ में आए, जहां पे P और Q आपका इंटीजर भी होगा और कोप्राइम भी होगा। सर कोप्राइम का मतलब क्या होता है बताता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। क्या, अगर √5 रैशनल है तो आप √5 को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो। वेयर ध्यान देना, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। अब दोस्तों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब दो नंबर्स जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता, दो नंबर्स जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। समझ में आया? तो कोई भी रैशनल नंबर है उसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे 1 के अलावा, जहां पे P और Q आपके कोप्राइम होंगे। मतलब क्या, P और Q का बार बार बोलो, मन में बोलो, तेज बोलो, जैसे बोलना वैसे बोलो, आंखें बंद करके बोलो, चिल्ला के बोलो, P और Q का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। मतलब 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा जो P और Q को डिवाइड कर दे। मतलब 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा जो P और Q को डिवाइड कर दे। क्या बात समझ आई? पर जब मैं इसके साथ खेलूंगा, भाई इक्वेशन के साथ मैं खेल सकता हूं, उस साइड कुछ करा, इस साइड कुछ करा, खेल सकता हूं। इक्वेशन के साथ जितना चाहूं मैं खेल सकता हूं भाई, मैथ से। जब मैं इक्वेशन के साथ खेलना स्टार्ट करूंगा तो मुझे समझ आएगा कि भैया P और Q का 1 के अलावा कोई और फैक्टर है, P और Q का 1 के अलावा कोई और फैक्टर है। तो मैंने तो माना था कि P और Q का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा, मतलब ये रैशनल नंबर है। पर मुझे पता चला कि भैया P और Q का 1 के अलावा कोई और फैक्टर है, मतलब जो मैंने माना वो गलत होगा। फिर से बोलूंगा, इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मुझे प्रूफ करना है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, मैं मान के चलता हूं कि ये रैशनल है। रैशनल है मतलब
P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे P और Q का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। पर जब मैं इसको रैशनल मान के चलूंगा और इसके साथ खेलना स्टार्ट करूंगा तो मुझे समझ आएगा कि भैया P और Q का 1 के अलावा भी कोई फैक्टर है। पर मैंने तो माना था कि 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। इसका मतलब जो मैंने माना था वो गलत होगा। इसका मतलब जो मैंने माना होगा वो गलत होगा। तो मैंने क्या माना था? कि ये रैशनल नंबर है। तो मैंने जो माना वो गलत, मतलब ये रैशनल नहीं है, मतलब ये क्या होगा? इरैशनल होगा। समझ आया? बोलते जाऊंगा बार बार, पहले सॉल्व करते हैं। आइए खेलना स्टार्ट कैसे करेंगे। मैं क्या करता हूं, मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूं। तो अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो ये ऐसा आएगा, P अपॉन Q का होल स्क्वायर। तो ये √5 का स्क्वायर 5 हो जाता है, ऊपर P का स्क्वायर नीचे Q का स्क्वायर। सही बात है। अब देखना जरा, तो Q स्क्वायर ऊपर भेज दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? बस देखते जाओ, बस देखते जाओ, बस देखते जाओ, ऐसा। अब इस चीज का मतलब जरा समझने की कोशिश करो। इस चीज को भी मैं अलग से बताता हूं, पर फिलहाल हम क्वेश्चन में ही समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखना है अपन को, है ना दोस्तों। आप इसको ऐसा नहीं सोच सकते कि 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके P स्क्वायर आ रहा है, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके P स्क्वायर आ रहा है, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके P स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। भाई अगर मैं ऐसा लिखूं 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, मतलब 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, मतलब 2 के टेबल में 8 आता है, मतलब 2 डिवाइड्स 8 लिख सकता हूं। क्या यहां पर मैं 2 डिवाइड्स 8 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो बस यहां पर भी क्या, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके P स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या? 5 डिवाइड्स, प्लीज ध्यान देना, इसका मतलब क्या? 5 डिवाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 डिवाइड्स, सॉरी 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। अब यहां पे आपको एक थ्योरम याद रखनी। थ्योरम क्या है भाई? 5 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। एक प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, सर P इंटीजर है क्या? P और Q इंटीजर होते हैं ना सर, वो तो कोप्राइम है। अरे इंटीजर तो होते ही है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर 5 किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। आपको ये बात याद रखना है। अगर एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज, ये दिस इंप्लाइज का साइन होता है, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स P ऑल्सो। मतलब अगर 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। और इसका मतलब क्या? 5 अगर P को डिवाइड कर रहा है मतलब 5 P का फैक्टर है, मतलब 5 P का फैक्टर है, मतलब 5 P का फैक्टर है। ओके सर, प्लीज ध्यान देना। अच्छा दोस्तों, इसका मतलब क्या? 5 डिवाइड्स P ऑल्सो, 5 P को डिवाइड कर रहा है। अब पूरा क्वेश्चन जरा भूल जाइए, पूरा क्वेश्चन जरा भूल जाइए। देखो आराम आराम से बताऊंगा, पर आप चीजों को समझोगे, रटोगे नहीं। बाकी जगह रटवाएंगे आपको, मैं मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कि 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके P स्क्वायर आ रहा है, मतलब 5 के टेबल में P स्क्वायर आ रहा है, मतलब 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। लंबी सांस। अब देखो, अब सब कुछ भूल जाओ, बस इसको देखो। 5 डिवाइड्स P ऑल्सो, 5 डिवाइड्स P ऑल्सो। 5 के टेबल में P आ रहा है, 5 के टेबल में P आ रहा है, मतलब 5 में कुछ तो मल्टीप्लाई करके P आ रहा होगा। 5 डिवाइड्स P का मतलब क्या? 5 के टेबल में P आ रहा होगा, 5 के टेबल में P आ रहा होगा, मतलब 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा होगा ना। 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा होगा ना। वो कुछ को हम लोग C बोल देते हैं। सर C की जगह Z बोल दें, सर Z की जगह R बोल दें, सर R की जगह S बोल दें, जो आपकी मर्जी। 5 डिवाइड्स P का मतलब क्या? 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा है, मतलब 5 में कुछ C मल्टीप्लाई करके P आ रहा होगा। 5 में कुछ C मल्टीप्लाई करके P आ रहा होगा। क्या ये बात समझ आई? मेरे ख्याल से आई होगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस वैल्यू को, ये जो P की वैल्यू है, ये जो P की वैल्यू है, इसको आप यहां पटक दीजिए। पटके अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा। इस P, भाई इस P की वैल्यू को आप यहां पे कहीं पे भी पटक दो, यहां पटकोगे ज्यादा बेटर है। P की जगह 5C, P की जगह 5C। बेसिकली टीचर आपको ऐसा बताता है यहां पे कि P की जगह बेटा 5C रख दो। क्वेश्चन में यहां पे 5 लिखा है तो यहां पे P की जगह 5C रख दो। उसका रीजन है दोस्तों, 5 के टेबल में P आ रहा है, मतलब 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा है, मतलब 5 में कुछ मल्टीप्लाई C करके P आ रहा होगा। तो P की जगह 5C रखते हैं, तो यहां पे आया आपका 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ठीक है, तो 5 ध्यान देना, 5 Q स्क्वायर P की जगह 5C, P की जगह 5C और होल स्क्वायर।
p की जगह 5c और होल स्क्वायर, तो यह आ गया आपका 5q² बराबर 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर। तो 5 नीचे जाएगा 25 को डिवाइड कर, भाई 5 मल्टीप्लीकेशन में नीचे डिवीजन में जाएगा, तो ये आपका q² बराबर 5c² आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या सोचो, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके q² आ रहा है भाई, 5 इंटू c² q², मतलब 5 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो q² आ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि 5 डिवाइड्स q²। जैसे इसका मतलब क्या था, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके p² आ रहा है, मतलब 5 डिवाइड्स p²। तो 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके q² आ रहा है, मतलब 5 डिवाइड्स q²। और मैंने आपको बताया, आपको एक थ्योरम याद रखनी है कि एक प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। अब आपको क्या करना है, अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए और आप इस चीज को ध्यान से देखिए, ठीक। दोनों चीजों का मतलब क्या है कि 5p को भी डिवाइड कर रहा है, 5q को भी डिवाइड कर रहा है, 5p को भी डिवाइड कर रहा है, 5q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या, प्लीज ध्यान देना, इसका मतलब क्या कि 5 इज अ फैक्टर, 5 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। भाई समझना, 5p को भी डिवाइड कर रहा है, 5q को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। 5 दोनों को डिवाइड कर, दोनों का फैक्टर होगा, 5 दोनों का ही फैक्टर है। पर मैंने क्वेश्चन में क्या माना था कि p और q का 1 के अलावा कोई और फैक्टर होगा ही नहीं, p और q का 1 के अलावा कोई और फैक्टर होगा नहीं, पर p और q का 1 के अलावा 5 फैक्टर आ गया। इसका मतलब जो मैंने माना था कि p और q का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा वो गलत है। भाई मैंने माना था कि 1 के अलावा कोई और फैक्टर आएगा नहीं, पर 5 आ गया ना फैक्टर, मतलब जो मैंने माना था वो गलत हुआ। मैंने माना था कि अच्छा इंसान है, पर मैंने इसको एक बार चोरी करते हुए देख लिया, तो जो मैंने माना था वो गलत हो गया ना। तो मैंने माना था कि 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा, मेरे को पता चला भैया 5 भी फैक्टर है, मतलब जो मैंने माना था वो गलत है। और मैंने क्या माना था कि √5 एक रैशनल नंबर है, तो क्या हो गया, √5 एक इर्रेशनल नंबर हो गया, समझे। 5 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, लिखो क्या क्या, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ऐसा लिखा जाता है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन दैट √5 is a rational number, that √5 is a rational number, therefore √5 is irrational, therefore √5 is irrational। एक बार मैं स्टार्टिंग से आपके लिए रिपीट कर देता हूं। आपने माना कि √5 रैशनल होगा, तो √5 को आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे p और q आपका को प्राइम होगा, मतलब आपने माना कि p और q का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आएगा। आपने थोड़ा खेलना स्टार्ट करा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, ऐसा है, इसको इधर लेगा, ऐसा है। 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके p² आ रहा है, मतलब 5 के टेबल में p² आएगा, मतलब 5 डिवाइड्स p², 5 डिवाइड्स p², इसका मतलब 5 डिवाइड्स p²। और अगर एक प्राइम नंबर, याद रखिए नंबर प्राइम होना चाहिए, अगर एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये एक थ्योरम है, तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 5p² को डिवाइड करे तो p को भी डिवाइड करेगा। अब 5p को डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 के टेबल में p आ रहा है, तो 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके p आ रहा होगा, तो उसको मैंने c बोल दिया। यहां पे टीचर अक्सर आपको बोलता है कि बेटा p को 5c मान लेना, रीजन है उसका। अब इसी p की वैल्यू को आप इधर पटकिए, आपने पटका तो ऐसा कुछ आ गया। इसका मतलब क्या कि 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके q² आ रहा है, मतलब 5 डिवाइड्स q², इसका मतलब 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। एक प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। अब ये लाल वाला देखो, ये लाल वाला देखो कि 5p को भी डिवाइड कर रहा है, 5q को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 5p और q दोनों का फैक्टर है। और अगर 5 दोनों का फैक्टर है मतलब 5 कॉमन फैक्टर है। पर मैंने क्या माना था कि 1 के अलावा कोई और फैक्टर आएगा नहीं, पर 5 आ गया, इसका मतलब जो मैंने माना था वो गलत है। मैंने क्या माना था कि √5 रैशनल है, देयरफॉर √5 इज इरैशनल। इस तरीके से आपको करना है। आई होप दोस्तों बातें समझ में एकदम अच्छे तरीके से आ गई होंगी। ये वाला करते हैं, क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट ये इरैशनल है। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ये वाले कैसे करने, ऐसे क्वेश्चंस में आपको मान के चलना है कि ये जो अलग से √5 लिखा है ना ये इरैशनल है। ये जो अलग से, भाई देखो 3 तो रैशनल है, 2 भी रैशनल है, √5 जो है वो आपका इरैशनल, आपको मान के चलना है।
समझ में आया? ठीक है भैया। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने, ये बहुत आसान है, इसमें बहुत लंबा नहीं करना। देखो आप क्या करोगे, सेम चीज, क्या लेट आप पूरे नंबर को मानोगे, लेट 3 + 2√5 भी रैशनल, आप पूरे नंबर को मानोगे कि भैया ये रैशनल है। अच्छा, तो अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब आप इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे P और Q क्या होंगे, कोप्राइम। यहां पे कोप्राइम ना बोल के आप इंटीजर बोल दो, क्योंकि उसी से आपका आंसर आ जाएगा। वेयर P एंड Q आर, समझना, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया जी। अच्छा सॉरी, कोप्राइम नहीं, इंटीजर्स बोल दो। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स का शॉर्ट फॉर्म आपका Z होता है। वेयर P एंड Q आर आपके इंटीजर्स, ठीक है दोस्तों। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। ये बात आप याद रखना, क्या इंटीजर प्लस इंटीजर एक इंटीजर होता है, इंटीजर माइनस इंटीजर एक इंटीजर होता है, इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर एक इंटीजर होता है, इंटीजर बाय इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है। इंटीजर भी हो सकता है पर रैशनल नंबर होता है। समझ में आ रहा है ये बात? अरे मतलब ये भी रैशनल होता है ऐसा नहीं है, ये भी रैशनल होता है, पर समझ रहे हो बात, समझ रहे हो? ठीक है, तो इंटीजर इंटीजर का खेला होगा तो रैशनल आएगा। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने माना कि ये रैशनल है, अब मैं क्या करता हूं, जो मुझे पता है कि इर्रेशनल नंबर है उसको मैं अलग करता हूं, एकदम लोनली छोड़ता हूं। तो मान लो √5 को अकेला छोड़ना, तो यहां पे दो टर्म से पहले 3 उधर जाएगा, तो 2√5 यहां पे आपका आ गया P/Q -3, -3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो, यहां पे एलसीएम लो जरा, तो यह आ गया आपका 2√5। तो Q और 1 का एलसीएम आपका Q आएगा, Q और 1 का एलसीएम आपका Q आएगा। Q में क्या मल्टीप्लाई करूं, Q आए, Q में क्या मल्टीप्लाई करूं, Q आए 1, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करा P आया। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं, Q आए Q, तो Q को ऊपर 3 में मल्टीप्लाई करा 3Q आया। अब √5 को अलग करने को बोला मैंने, तो √5 के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में है, तो वो डिवीजन में जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका P -3Q अपॉन 2Q। P और Q क्या है, इंटीजर्स। बस यहीं पे आपका आंसर खत्म है। P और Q क्या है, इंटीजर। जरा समझना आप दोस्तों, ये 3 इंटीजर है, Q इंटीजर है, तो 3 इंटू Q आपका इंटीजर आएगा। समझने की कोशिश करना, 3 इंटू Q, अरे P और Q कोई भी नंबर होगा पर वो इंटीजर होगा, ये आपका इंटीजर होगा, ये भी आपका इंटीजर, तो इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होगा, इंटीजर। नीचे भी क्या, इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा, रैशनल नंबर। मैं मोटा मोटा आपको ये कहना चाह रहा हूं, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये रैशनल नंबर है, कि ये रैशनल नंबर है, और आपको पहले से पता है कि ये रैशनल नंबर है, आपको पहले से पता है कि ये रैशनल नंबर होता है, यस और नो? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये रैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, पर ऐसा कैसे हो गया सर, कैसा 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 क्या हो गया? अरे इज इक्वल टू साइन का मतलब क्या, ये बराबर ये बराबर ये, पर एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है? एक इर्रेशनल नंबर कैसे हो सकता है, किसी रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। पर ये तो हो गया ना, इज इक्वल टू साइन ये बता रहा है कि ये तो हो गया, एक इर्रेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर हो गया, पर ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कुछ तो गलत करा होगा, हमने कुछ तो गलत करा होगा। हमने क्या गलत करा होगा? जो हमने माना था, अरे भैया हमने क्या माना था, हमने माना था खुद ही से, मर्जी से, मन से कि ये रैशनल होगा, तो जो हमने माना था वो गलत होगा ना, क्योंकि हमारे मानने से, हमारे मानने की वजह से कुछ भी हो गया भाई, एक रैशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर के बराबर आ गया, तो जो हमने माना था वो गलत होगा। क्या लिखोगे, इर्रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप ऐसा लिखोगे यहां पे सीधे सीधे, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस मेक्स आवर अजम्पशन रॉन्ग, दिस मेक्स आवर अजम्पशन, हमने क्या अज्यूम करा था, आवर अजम्पशन रॉन्ग, हमने क्या माना था, देयरफॉर 3 + 2√5 is a rational number, sorry, is an
इज एन इररेशनल नंबर। समझ में आया? दिस इज नॉट पॉसिबल। A rational number cannot be equal to an irrational number. This is not possible. Therefore, जो हमने माना था वो गलत हो गया। इसी तरीके से बाकी 3 पार्ट भी हो जाएंगे। 1/√2 क्या करना है? इररेशनल प्रूफ। क्या करना है भैया? सिंपल, देखो 1/√2 का हमने लेट 1/√2 बी रैशनल। हमें प्रूफ करना है कि ये इररेशनल है, तो हमने उसको माना रैशनल। तो अगर 1/√2 रैशनल है, देयरफॉर 1/√2 का P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर वेयर P and Q are इंटीजर्स। समझ गए? ठीक है भैया। क्या करना है? मैंने क्या बताया? रैशनल नंबर को अलग कर लो, या फिर ऐसा बोलूं, जो आपका इररेशनल नंबर उसको एक साइड कर लो, बाकी सबको एक साइड कर लो। तो √2 ऊपर जाएगा, Q ऊपर जाएगा, P नीचे आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया? यहां से आपका आ जाएगा Q ऊपर, P नीचे, यहां पे √2। दोस्तों अब इसका मतलब क्या? ये तो एक रैशनल नंबर होता है, यस और नो, और ये एक इररेशनल नंबर होता है, यस और नो। इसके बाद आप क्या लिखोगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या? ये ऑलरेडी देखो, अगर कोई वीडियो में डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देखने आया है, तो प्लीज वो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे। मैंने वहां पे आपको डिटेल में बताया मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। आप सोच के देखो, एक रैशनल नंबर कभी भी एक इररेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। सर ये रैशनल कैसे है? Q और P इंटीजर है, इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा एक रैशनल नंबर आता है। तो भाई सोच के देखो ना, एक इररेशनल नंबर के बराबर रैशनल नंबर आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है भैया, दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस मेक्स आवर असम्पशन रॉन्ग। तो भैया ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? फिर ऐसा कैसे आ गया कि रैशनल और इररेशनल बराबर है? आपने कुछ गलत करा होगा। आपने क्या करा? आपने ये माना कि रैशनल है, तो यही गलत होगा। दिस मेक्स आवर असम्पशन रॉन्ग। दिस मेक्स आवर assumption wrong. Therefore 1/√2 is irrational. समझ गए? ओके बॉस। अगला वाला सेम तरीके से भैया, एकदम सेम तरीके से करना है, एकदम सेम तरीके से, ठीक है। और अगला वाला भी एकदम आपको सेम तरीके से करना है। सेम मतलब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग मतलब जिसके जस्ट पहले आपको 2 क्वेश्चन करा दिए एकदम डिटेल में। तो ये वाला भी आप कर सकते हैं दोनों, ठीक है। तो बस यहीं पर आपके चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस खत्म होते हैं। अब मैं आप लोग को मिलूंगा पॉलिनोमियल्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। इस सीरीज का मेन मकसद बस ये है कि आपको हम लोग एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन एक जगह पे दे पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ढूंढते हैं, भटकते हैं कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिल जाए, उनको नहीं मिलता। सिंपल रीजन, आप लोग के लिए पीडब्ल्यू बनाए, सारे सॉल्यूशन आपको एक जगह पे मिल गए, और एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ऐसा भी नहीं कि ऊपर से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप नेट पे भी जाओगे तो आपको क्या बताऊं अब मैं। एनीवे, आई होप आपको मजा आया होगा, है ना। इसी के साथ मिलेंगे आप लोगों से फिर कभी और। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करें। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर। बाय बाय।